क्या म्यूचुअल फंड के एनएफओज में इन्वेस्ट करना चाहिए? एनएफओ क्या होता है? एनएफओ को खरीदना चाहिए या म्यूचुअल फंड में बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसी पे आज ये वीडियो है। हाय, मेरा नाम है तरुण सुराना और म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में आए हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या किसी पुराने म्यूचुअल फंड में जिसकी एनएवी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा कि नहीं। तो सबसे पहले ये एनएफओ क्या है? एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफरिंग। एनएफओ मतलब जब म्यूचुअल फंड एक नया कोई फंड लॉन्च करता है कोई भी कंपनी, सो जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, जो इस्टेब्लिश कंपनीज हैं उनके बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। बट ये फंड जब पहली बार लॉन्च हुए थे तो जो लॉन्चिंग का तरीका है दैट इज़ कॉल्ड एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग, जिसमें इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट। जैसे शेयर मार्केट्स में आईपीओ होता है, तो लिस्टिंग के पहले पहली बार जब आईपीओ आता है तब कंपनी एक पैसा रेज करती है और वो एक शेयर्स उसके बाद लिस्ट होता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड जब पहली बार आता है तो इन्वेस्टर से जो पैसा रेज करता है और फंड जो क्रिएट होता है उसको एनएफओ बोलते हैं। एनएफओ और आईपीओ में काफ़ी फ़र्क है, दोनों एक जैसे नहीं है, बट दोनों का शेयर्स का स्टार्टिंग जो लिस्टिंग का तरीका है वो आईपीओ से होता है और म्यूचुअल फंड का जो लॉन्च होता है मार्केट में पहली बार वो एनएफओ के थ्रू होता है। इस बारे में एक डिफरेंस क्या है, कैसे हैं, उस पर एक अलग वीडियो फिर कभी बनाएंगे। बट आज की बात सिर्फ एनएफओ से जुड़ी हुई है। तो एनएफओ जनरली 10 रुपये की फेस वैल्यू पे लॉन्च होता है। नाउ एनएफओ में ये बोल के काफ़ी अग्रेसिवली सेल किया जाता है कि ये नया फंड है इसलिए सस्ता है, 10 रुपये की एनएवी है, आपको ये एनएवी फिर कभी नहीं मिलेगी। किसी भी पुराने म्यूचुअल फंड में एनएवी 80 रुपये, 100 रुपये, 150, 200, 400 रुपये होगी या और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए नए फंड में नए इन्वेस्टर्स को लुभाया जाता है ये बोल के कि एनएफओ है, सस्ता है, अभी इन्वेस्ट करें। बट रिमेंबर माई फ्रेंड्स, ₹10 इन एन एनएफओ इज़ नॉट चीप। सो आप एनएफओ लें या आप कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड लें जिसकी एनएवी काफ़ी ज़्यादा है, अल्टीमेटली बोथ दीज फंड्स इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और डेट। तो जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है उस फंड का, जो मनी है जो कलेक्ट हुई है फंड मैनेजर के पास, उसका जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है उसकी जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू से जब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड की जाती है तो एनएवी निकलती है। नाउ फंड की शुरुआत में, क्योंकि ये फंड नया फंड है और इसमें पहले कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो ये अज्यूम 10 रुपये से की जाती है कि 10 रुपये इस एक यूनिट की वैल्यू है और आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10,000 यूनिट्स एलोकेट हो जाएगी। उसकी जगह अगर किसी पुराने फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं और सपोज करिए उसकी एनएवी 100 रुपये है, तो आप जब अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1,000 यूनिट्स एलोकेट होगी। ना इस 1,000 यूनिट और जो 10,000 यूनिट्स हैं नए फंड की, तो क्या आपको 10 गुना वैल्यू मिल रही है? आंसर इज नो। बिकॉज अगर दोनों म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो कुछ महीने बाद लगभग सिमिलर है तो एनएवी का वैल्यू से आपका रिटर्न डिटरमाइन नहीं होगा। फंड दोनों का लगभग सिमिलर है, अगर पोर्टफोलियो दोनों का सिमिलर है तो रिटर्न्स जो आएंगे इन परसेंटेज टर्म्स वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। मतलब आप इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे पुराने फंड में और वो अगर 10% साल से रिटर्न देता है तो अगले साल उसकी वैल्यू 1,10,000 हो जाएगी और उसकी एनएवी 110 रुपये की हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं और अगर उसका पोर्टफोलियो भी सिमिलर है जो एक पुराना म्यूचुअल फंड है, तो उसका भी रिटर्न 10% आएगा और आपके एनएवी की वैल्यू 10 रुपये से बढ़ के 11 रुपये हो जाएगी और आपके टोटल 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से 1,10,000 हो जाएगी। यहाँ एनएवी 100 से 110 होगी और वहाँ पे एनएवी 10 से 11 रुपये होगी। आपका रिटर्न 1 लाख रुपए से 1,10,000 रुपये ही होगा अगर पोर्टफोलियो सिमिलर है तो। सो एनएफओ और ओल्ड म्यूचुअल फंड ये महंगा और सस्ता नहीं होता है। 10 रुपये इज़ नॉट चीप। तो दिस कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी उस धोखे में ना आए कि एनएफओ है तो फंड सस्ता है इसलिए ले लेना चाहिए। इनफैक्ट एनएफओ में खरीदे हुए म्यूचुअल फंड लगभग सबसे महंगे म्यूचुअल फंड्स और एक्सपेंस रेशियोज में से एक होते हैं, क्योंकि शुरुआत में फंड की मार्केटिंग का जो एक्सपेंसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है नए फंड्स में। एक बार फंड्स इस्टेब्लिश हो जाता है, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड हो जाता है
और उस पर मार्केटिंग के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है। एनएफओ का एक्सपेंसेस धीरे धीरे इनिशियल ईयर्स में काफ़ी सारा अमोर्टाइज होता है। सो एनएफओ में हाई मार्केटिंग पिच होती है, आप जगह जगह पेपर्स में ऐड देखेंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपको एडवाइस करेंगे, आप टीवी में ऐड भी देखेंगे। वो सारा खर्चा अल्टीमेटली आपके ही इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे से ही निकलना है, वो कोई और नहीं बेयर कर रहा है। सो एक म्यूचुअल फंड जो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर रहे हैं कंपेयर टू ए म्यूचुअल फंड जिसका बहुत ऐड आ रहा है आजकल, क्योंकि वो एनएफओ है, नया फंड है, सो एक्सपेंस ऑफ दैट विल कॉस्ट यू इवेंचुअली एंड नॉट द फंड हाउस एज सच। सो एनएवी जो होती है वो बेसिकली जो पोर्टफोलियो एलोकेट होता है उसके बेसिस पे एनएवी की वैल्यू डिराइव होती है। 100 रुपये का एनएवी महंगा नहीं होता और 10 रुपये का एनएवी सस्ता नहीं होता। दैट कॉन्सेप्ट आई एम श्योर इट इज़ क्लियर। तो शुरुआत में जो एक्सपेंस रेशियो है उसको हमें बचाना चाहिए। ज़्यादातर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई फंड अच्छा कर रहा है एनएफओ के बाद, आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नोबडी स्टॉप्स यू। आफ्टर 3-4 years of track record you can start investing in that fund, that theme. And I am sure जब भी कोई मार्केट में नया थीम आता है, फंड हाउसेज स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू फंड्स बेस्ड ऑन दैट थीम। सो आई रिमेंबर 12 to 15 years बैक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज अ लीडिंग सेक्टर। सो बहुत सारे नए पावर प्लांट्स आ रहे थे, हाईवे से कंस्ट्रक्शंस में नए नए कंपनीज आ रहे थे। एक पूरा का पूरा पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, यूटिलिटीज़ का एक सेगमेंट था जो काफ़ी हॉट केक था शेयर मार्केट में। उसी वक्त रिलायंस पावर का आईपीओ भी आया था और पावर सेक्टर भी अपने पीक पे था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंजी। At that time, almost all mutual funds had come with new funds called infrastructure fund. So HDFC Infrastructure Fund, ICICI Pru Infrastructure Fund, and many such names around the infrastructure theme were launched. सिमिलरली कोई नया थीम जब मार्केट में आता है तो फार्मा फंड्स अगर फ्रेंजी में आते हैं तो अचानक से बहुत सारे फार्मा फंड्स लॉन्च हो जाते हैं। इमर्जिंग मार्केट और स्मॉल कैप और मिड कैप का जब फ्रेंजी आता है तो बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप और इमर्जिंग स्टॉक थीम्स के फंड लॉन्च होते हैं। और इस टाइम पे आई एम श्योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हाउसेज एंड एडवाइजर्स एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स would be creating funds based on Atmanirbhar theme. So import substitution theme, companies which will benefit from the import substitution theme where dependence on China जो हमको कम करना है, उसमें जो केमिकल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी सारे ऐसे थीम्स हैं जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की थीम को लेकर एक फ्रेंजी धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है और हो ही चुका है। तो आई एम श्योर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड आने वाले हैं जो इस थीम को लेकर मार्केट में आएंगे। एक नया इन्वेस्टमेंट कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश होगी अभी वापस से। अगर आप इस थीम में बिलीव करते हैं और लगता है कि ये थीम आगे आपको अच्छा रिटर्न देगी तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जब भी किसी भी सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे एनएफओ आना चालू हो जाते हैं, जनरली वो सेक्टर उस टाइम पे पीक आउट हो जाता है। उसके बाद इन नेक्स्ट 3 to 5 years दैट पर्टिकुलर सेक्टर एक्चुअली अंडर परफॉर्म्स द ब्रॉडर निफ्टी और सेंसेक्स, बिकॉज एनएफओज आने की टाइम तक जब तक वो थीम ऑलरेडी इतनी बिल्डअप हो चुकी होती है, वैल्यूएशंस इतने हाई हो जाते हैं सेक्टर में, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स and most of the shares that are under that theme have already been bought. बहुत सारे HNIs, बहुत सारे फंड हाउसेज ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज को शफल कर लेते हैं। सो अगर आईटी सेक्टर फेवरेट होता है तो आईटी में पोर्टफोलियो हैवी वेट हो जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आजकल थीम में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्टफोलियो में ज़्यादा एलोकेशन किया जाता है। ऐसे ही 2 साल 3 साल पहले तक बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर कंटिन्यूसली हॉट केक की तरह था और एलोकेशन इनटू दैट वाज कंटिन्यूसली गोइंग अप, तो वो काफ़ी बढ़ते जा रहा था। अभी आई एम श्योर ऑलरेडी केमिकल, फार्मा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थीम ये पिकअप हो चुकी हैं। फंड मैनेजर्स ने अपने अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज जो उनके पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं
उनको रीएलोकेट कर लिया है फंड हाउसेज में, वेटेजेस ऑफ दीज सेक्टर्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो invest in a good old mutual fund which has very large historical track record and जिसमें कोई सेक्टर स्पेसिफिक बाउंडेशन नहीं है। तो जो सेक्टर जब उनको लगेगा कि म्यूचुअल फंड वैल्यूएशंस ठीक हैं सेक्टर के और ये सेक्टर की ग्रोथ आगे अच्छी होने वाली है, अपने आप फंड मैनेजर उतना एजिलिटी के साथ में अपने फंड को रीएलोकेट कर लेता है ताकि आपके लिए एक बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सके। NFO is specific to particular themes or sectors which are attractive to be sold. So NFO में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ये ज़रूर देखें कि उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे और क्या आपको ये बोलकर बेचा जा रहा है कि ये 10 रुपये का फंड है तो सस्ता है, तो उस ट्रैप में ना पड़िए। अगर आपको थीम जेन्युइनली अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस थीम में इन्वेस्ट करने के लिए और कोई म्यूचुअल फंड अभी अवेलेबल नहीं है और इस थीम में मेरे पोर्टफोलियो का 5% 10% होना चाहिए, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके और भी किसी भी रिलेटेड कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड्स के तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको SIPs कब बंद करना चाहिए, कब बंद नहीं करना चाहिए, उस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।